नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे व्यापारिक बैंक, अर्थ एवं उनके कार्य। ये जो शब्द है बैंक, ये कहाँ से आया है? बैंक, हम इसको अगर व्युत्पत्ति को देखें तो इसकी व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई है। और ये बैंकों शब्द कहाँ से आया है? बेंच से। शुरुआत में लोग बेंचों पर बैठ करके मुद्रा का आदान प्रदान किया करते थे, तो उसी बेंच से बैंकों आया। और बाद में जो फ्रांसीसी में इसका जो शब्द बन गया वो बन गया BANK, बैंक, बैंको। और इंग्लिश भाषा में इसको बैंक कहा जाने लगा। तो इस तरह इस बैंक शब्द की उत्पत्ति, एक उदाहरण और है कि ये बैंक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा शब्द BANCKO से हुई है ना। ये इसका मतलब होता है बैंको, यानी सम्मिलित स्कंद कोष, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ सभी प्रकार की जमाएं सुरक्षित रखी जाती है, इकट्ठी की जाती है, उससे ये बैंको सबसे भी आया है। अब इसकी परिभाषा पहले तो हम समझ लें कि बैंकिंग की परिभाषा हम क्या समझते हैं। तो हम साधारणतः हम देखते हैं कि बैंक क्या करती है। हम अगर थोड़ा भी जानते हैं बैंक के बारे में तो ये जानते हैं कि हम बैंकों में लोग पैसे जमा कराते हैं और बैंक पैसे देती भी है। तो मूलतः बैंक का काम है मुद्रा संबंधी लेन देन का काम करना, है ना। और इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो फिंडले सिराज नाम के एक अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने कहा था बैंक वह स्थान है जहाँ मुद्रा जमा करना स्वीकार किया जाता है और फिर इसको ऋण के रूप में किसी और रूप में इसको लोगों को दिया जाता है। तो ये वैसा स्थान है बैंक। तो अब इसकी अगर परिभाषा देखें तो भारतीय अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा जो है वो है, बैंकिंग से तात्पर्य है ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है। पहला काम, मुख्य काम क्या है इसका? जनता का धन जमा करना। बैंक अपने आप से पैसे नहीं लाती है, बैंक आपके जमा पैसे को ही आपको देती है। तो पहला काम क्या होता है? लोगों से पैसा ले करके जमा करना, और जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है। अब जिन लोगों ने जमा कराया है, अगर वो मांग करते हैं तो उनको लौटाना भी होता है बैंक को। तथा बैंक इसको लौटाने के तरीके भी हैं। जैसे आप अगर कैश लेना चाहें तो चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा भी इसे निकाला जा सकता है। तो ये एक परिभाषा देने की कोशिश करी है भारतीय अर्थशास्त्रों ने। तो हम अब देखें कि व्यापारिक बैंक जो होती है उसके मुख्य कार्य कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि पहला काम जो है जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा काम यह है कि जो स्वीकार करें उस पैसे को ऋण के रूप में लोगों को देना। तो पहला सबसे बड़ा काम है इसमें जमाएं स्वीकार करना। तो बैंक में जो जमाएं स्वीकार होती है उसमें अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है बचत बैंक खाता, उसमें आप जो एक कम राशि जो है वो जमा कर सकते हैं और वो राशि आप निकाल भी सकते हैं, और इसमें एक न्यूनतम दर से आपको ब्याज भी मिलता है। और दूसरा इसका बड़ा काम है ऋण स्वीकार करना। नहीं, बचत खाते के बाद दूसरा खाता आता है चालू खाता। चालू खाता व्यापारियों के लिए काम आता है, व्यवसायों के लिए काम आता है, जो दिन में कई बार लेन देन करते हैं, और उसमें भी ब्याज की दर सबसे कम होती है। किसमें? चालू खाते में। और एक प्रकार का बचत खाता होता है अवधि जमा खाता, अवधि के साथ जमा कराते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। जैसे 5 साल के लिए हमने पैसा जमा करा दिया है ना, FD करा दी, तो वो सावधि जमा खाता। और एक मांग जमा और होती है जो आपको मांगे जाने पर बैंक देती है। जो भी जमा आप कराते हैं मांगे जाने पर बैंक आपको प्रदान करती है। इस जो जमा है इसका बैंक क्या उपयोग करती है? पहला उपयोग करती है ऋण प्रदान करना। बैंक जो आपके जमा पैसा है उसका बड़ा हिस्सा ऋण प्रदान करने में देती है आपको। और ऋण ये विवाह के लिए, गृह निर्माण के लिए, बिजनेस के लिए, शिक्षा के लिए, सभी तरह के ऋण बैंक देती है। सरकार भी अगर लोगों को पैसा अगर किसी ऋण के माध्यम से देना हो तो सरकार भी बैंक के माध्यम से ही आपको ऋण उपलब्ध कराती है।
और इसमें एक आजकल ऋण देने की एक शब्द और आता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष यानी अधिक निकालने की क्षमता। ऐसी सुविधा जिसमें आप अपने जमा पैसे से अधिक राशि निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं अधिविकर्ष की सुविधा। ये आपके जो साख निर्माण है या आप जितना लेन देन करते हैं उसके आधार पर बैंक तय करती है कि कितना अधिविकर्ष आपको दिया जाए। अब दूसरा बड़ा काम है साख का निर्माण। अब जो जमा पैसा है उसको ऋण देने के अलावा बैंक ये करती है कि उस पैसे को वापस इकट्ठा करके साख का निर्माण करती है। इसको अब समझने के लिए हम जो आगे चलेंगे तो आपको और मैं समझा पाऊंगा। साख निर्माण का मतलब है जो प्रारंभिक जमा हुई उससे उसके कई गुना राशि को लोगों को ऋण के रूप में उपलब्ध करा देना, तो साख का निर्माण बैंक करती है। एजेंसी सेवाएं करती है, यानी चेक, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ये दूसरी सुविधाएं, आजकल तो बीमा है ना, ये सुविधाएं भी कहाँ बैंक में उपलब्ध हो जाती है। तो ये एजेंसी सेवाएं हैं और ये बैंक उपलब्ध कराती है। इसमें दो तरह के चेक आप होते हैं जो आपको समझने योग्य है। एक होता है वाहक चेक और एक होता है रेखांकित चेक। वाहक चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जो उस चेक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को आपको उसका भुगतान करना है। समझ में आ गया? जो चेक प्रस्तुत करेगा वही उसका भुगतान लेगा, इसे चेक को कहते हैं हम वाहक चेक। और रेखांकित चेक का मतलब है कि उस चेक के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसके अकाउंट में पैसा जमा होगा, उसके अकाउंट में, उसको सामने वाले को दिया नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट उसका पैसा जमा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम रेखांकित चेक। तो दो तरह के चेक होते हैं। अन्य और भी जो आजकल के आधुनिक युग के हिसाब से कई सेवाएं बैंक ने अपना विस्तार किया है, कई तरह की सेवाएं बैंक देने लग गए हैं, जिसमें पहली सेवा है इंटरनेट बैंकिंग। हम वस्तुओं खरीदने और बेचने के लिए सामान्यतः क्या करते हैं, हमारे पास पैसा होना चाहिए था पुराने ज़माने में, और पैसे को हम दे करके चीज़ खरीदते थे। अब जब से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमको पैसे जेब में नकद रखने की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। हम घर बैठे बैठे वस्तुओं को जिस भी वस्तु खरीदना है उसको अपने मोबाइल में या इंटरनेट पर देख सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए बैंक एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करके आपको उपलब्ध कराता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप घर बैठे बैठे विश्व की जो भी अच्छी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हमारे देश में बनती है या हमारे विदेशों में बनती है उनको भी आप खरीद सकते हैं और वो सीधे आपके घर तक पहुंच जाती है। उसमें भी अलग अलग तरह की सुविधा होती है। आप चाहें तो वो वस्तु आने के बाद भुगतान करें, कैश ऑन डिलीवरी, या आप चाहें तो उसका भुगतान कर दें पहले ही, है ना। तो ये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से संभव है। एटीएम, पुराने ज़माने में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक कार्ड के द्वारा भी हम बड़े से बड़ी राशि को निकाल सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और हम इस कार्ड के द्वारा किसी भी जगह से पैसे निकाल सकते हैं। हमें बैंक की ज़रूरत भी ख़त्म होगी। अब विभिन्न बैंकों ने विभिन्न जगह एटीएम के स्टोर लगा दिए, तो आप कहीं भी जहां आपकी ज़रूरत हो वहां उस एटीएम कार्ड से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो बदलते ज़माने के साथ साथ बैंकों ने नई तरह की सुविधाएं पैदा कर ली है, का निर्माण कर लिया है। तो ये एटीएम उसमें से एक है। मोबाइल बैंकिंग, अब और इसमें सुविधाओं का विस्तार करते हुए यदि आपका जो मोबाइल है जिसको आप जेब में रख सकते हैं, उसके द्वारा भी आप किसी को पैसा भेज सकते हैं और किसी से पैसा मंगा सकते हैं। आपको मतलब बाहर अगर कोई भी व्यक्ति कहीं विश्व के किसी भी कोने में है तो आप उसको पैसे भेजने में सक्षम हैं। तो ये सुविधा भी मोबाइल बैंकिंग है। मोबाइल में भी वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है। एम पिन भी होता है आजकल, जैसे एक पिन नंबर और कोड होता है। तो ये सब चीज़ें, अच्छा जो इससे पहले हमने पढ़ा था एटीएम, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक है और एक टेलर काम करती है और तुरंत आपको पैसा उपलब्ध करा देती है, जो ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से आपको पैसा उपलब्ध कराती है, उसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो मोबाइल बैंकिंग हमने पढ़ लिया। एक सुविधा और होती है जो बैंक उपलब्ध कराती है, लॉकर सुविधा। आपके जो भी धन, जवाहरात, है ना, सोने चांदी के आभूषण, जो भी चीज़ें हैं या ज़मीन संबंधी कागजात हैं, उनको लेकर के आपके मन में कई शंकाएं होती है कि हो सकता है मैं बाहर जाऊं या मेरे घर में रहते हुए भी कहीं चोरी हो जाए तो मेरी ये वस्तुएं गायब हो सकती है। तो इसके लिए बैंक आपको एक आश्वस्त करने के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करती है। उस लॉकर में आप
अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं वो उसमें रख सकते हैं, कागजात उसमें रख सकते हैं। और इसके लिए बैंक ये सुविधा देने के लिए आपको साल में एक निश्चित राशि आपसे वसूल करता है, इस लॉकर को देने की सुविधा के लिए, सुविधा के उपयोग के कारण। अब दूसरा है क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड ऐसी सुविधा है जिसमें आपके खाते में पैसा नहीं है पर आप भुगतान कर सकते हैं। बैंक आपसे कुछ समय बाद वसूल कर लेगी या वो किस्तों में भी ले सकती है। आपकी साख के हिसाब से बैंक एक क्रेडिट कार्ड जारी करती है जिसमें आपके पास पैसे नहीं होने पर भी आप वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, और पर वो ब्याज समेत आपको चुकाना पड़ेगा यदि आप किस्तों में देते हैं तो। अब इसका जो मुख्य चीज़ मैंने बैंक का जो आजकल मुख्य काम है वो साख का निर्माण, ये किस प्रकार से होता है इसे हम समझ लें तो हम इसका सार समझ पाएंगे। साख सृजन, तो साख सृजन मतलब लोगों को ऋण देने की क्षमता, इसका सृजन बैंक किस प्रकार से करता है? दो प्रकार से करता है। एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा, एक तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है अगर कागजी नोटों को छाप दे तो उन नोटों को बांट करके भी वो साख का सृजन कर सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण और जो सबसे जो वास्तव में काम आता है काम, वो है प्रारंभिक एवं व्युत्पन्न जमा के द्वारा साख का निर्माण करना। इस चीज़ को मतलब प्रारंभिक राशि से कई गुना जो प्रारंभिक जमा हमें प्राप्त हुई है लोगों को, जी बैंक को जो प्रारंभिक जमा लोगों द्वारा प्राप्त हुई है उससे कई गुना वो साख दे देती है, कई गुना ऋण दे देती है। ये किस प्रकार से होता है इसको समझने के लिए हम इस सारणी को समझ सकते हैं। एक शब्द होता है नकद कोष अनुपात, जो CRR भी कहते हैं इसका। बैंक को कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखना होता है और ये हिस्सा तय करती है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को निर्देश देती है कि जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आपको अपने पास रखना है ताकि लोगों को मांगने पर आप दे सको। इससे है ना उसको बोलते हैं CRR या नगद कोष अनुपात। तो जो भी प्रारंभिक जमा है उसमें मान लिया यहाँ पर नगद कोष अनुपात 20% का है, यानी 100 में से 20% आपको अपने पास रखना ही है, शेष आप ऋण दे सकते हैं। तो 10,000 अगर प्रारंभिक जमा है तो उसका 20% अगर अपन निकालें तो 2,000 रुपये आते हैं। 2,000 रुपये बैंक अपने पास रखने होंगे और बैंक बाकी के कितने बचेंगे? 10,000 में से 2,000 गया तो कितने हुए? 8,000। ये लोन दे देगी और जब ये लोन वापस बैंक के पास, ये साख का निर्माण हो गया, ये वापस बैंक के पास जमा होता है तो बैंक 8,000 का वापस 20% यानी 1,600 रुपये, 8 दूनी 16, 1,600 रुपये ये नकद कोष अनुपात के रूप में अपने पास रख करके शेष राशि यानी 6,400 रुपये वापस लोगों को ऋण उपलब्ध करा देती है। तो इस तरह से 6,400 वापस आएंगे, उसका 20% 1,280 रुपये और फिर 5,120 हम दे पाएंगे ऋण के रूप में। 5,120 आया है, उसका 20% रोकने के बाद 4,096 हम दे पाएंगे। ऐसे ही 4,096 का 20% जो अपन इस तरह से अगर अब सारी हम देखें तो ये 819.2 है। तो इस तरह देखें हम लोग, तो अगर हम देखें कि 10,000 प्रारंभ में जमा हुए थे और हमने ऋण के रूप में इतनी राशि लगभग दे दी, इसका अनुमान लगाएं अपन, तो हम क्या करते हैं जितनी प्रारंभिक जमा है उसका 1/, जो CRR है, जो RR है, जो नकद कोषानुपात है, उतना गुणा हम व्युत्पन्न जमा उत्पन्न कर लेते हैं। और ये लगभग हम देखें तो 10,000 राशि पर 1/RR यानी 10,000 को किससे गुणा करेंगे? 1/20% से। तो 20% है, ये परसेंट जब हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा? 100। तो ऊपर क्या जाएगा? 100। और अगर इसको और ढंग से समझना हो आप तो 20% का अगर आप मान देखें तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे? 100। 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। तो 20% का मतलब है कि आपको जो जमा राशि उसका 1/5वां हिस्सा आपको नगद कोष अनुपात में रखना है। और कितना कुल जमा होगा ये निकालने के लिए 1/RR यानी 1/, भाजक में वापस 1/5 आएगा तो ये नीचे वाला जो हरा है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यानी 1/5, तो नीचे वाला 5 जब गुणा करेंगे अपन
तो ये गुणा में करेंगे तो 5/1 यानी ऊपर आ जाएगा। तो 10,000 का 5 गुना लगभग व्युत्पन्न कुल जमा होता है। 10,000 का 5 गुना कितना हुआ? 50,000 रुपये। तो लगभग 50,000 रुपये बैंक जो 10,000 रुपये आए थे उससे आए 10,000 रुपये और 50,000 तक का उसने लोन दे दिया। यानी 10,000 अगर 50,000 में माइनस करें अपन तो 40,000 रुपये कहलाती है व्युत्पन्न जमा, जो हमारे पास थे ही नहीं, पर हमने क्या करा, इस साख सृजन के द्वारा उसका निर्माण कर लिया। तो प्रारंभिक जमा 10,000 है पर लोन 50,000 तक लोन दे देती है लगभग। तो ये इसका ध्यान रखें आप। तो इसकी सीमाएं हैं कुछ साख सृजन की। तो इस सीमाएं क्या है? पहली है कि बैंकिंग विकास का स्तर कैसा है, बैंक किस स्तर तक आपके जनमानस में फैली हुई है, बैंक को कितने लोग स्वीकार करते हैं, कितने लोग बैंक का उपयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है लोग पैसा अपने पास ही रखते हैं, बैंक में जमा ही नहीं कराते, तो बैंक का विकास का स्तर कम है ना। और दूसरा है बैंकिंग की आदतें, ये आदतें लोगों से संबंधित है। और बैंकिंग के विकास का स्तर का मतलब है बैंक किस तरह से अपना मैनेजमेंट चलाती है ना। तो बैंकिंग की आदतें लोगों में है कि नहीं, लोग जमा कराने की इच्छा रखते नहीं रखते हैं। अगर पैसा जो भी हमारे पास 100 रुपये है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी जितने भी रुपये हैं हम अपने पास ही रखते हैं, तो बैंक के पास पैसा कोई क्रिएट करना नहीं है। बैंक के पास तो आपके ही पैसे आएंगे और आपके पैसे ही आपको लोन देती है। तो इस तरह से बैंकिंग की अगर आदत अगर लोगों में ज़्यादा है तो वहाँ साख सृजन ज़्यादा होता है। और अगर औद्योगिक विकास का स्तर देखें तो अगर औद्योगिक विकास अच्छा है, व्यावसायिक या औद्योगिक विकास अच्छा है, तो जो भी बैंक लोन देगी वो बैंक को वापस रिटर्न होगा। और औद्योगिक विकास का स्तर अच्छा नहीं है तो उसका रिटर्न होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है ना। तो औद्योगिक विकास के स्तर के हिसाब से भी साख सृजन की सीमाएं बढ़ जाती है। औद्योगिक विकास जितना ज़्यादा होगा लोग उतना बैंक उतना ज़्यादा ब्याज वो लोन दे पाएगी, ऋण दे पाएगी। और अंतिम चीज़ है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। ये जो CRR तय करने का काम है ये केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर ये 20% है तो 1/5 यानी 5 गुना होगा। और अगर ये बढ़ जाती है, मान लें 40% हो जाती है या 35% या 30% हो जाती है, तो 1/30% यानी 10/3 गुना इतना ही साख सृजन हो पाएगा। तो CRR जो केंद्रीय बैंक तय मौद्रिक नीति तय करती है उससे भी ये तय होता है कि साख सृजन कितना होगा। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटे रूप में व्यापारिक बैंक के अर्थ और उसका कार्य पढ़े। तो इसको एक बार वापस आप पढ़ लें और इसको रिवाइंड करके देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फिर वही बात, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब लोगों तक बांटें इसको और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।